डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ परिभाषाएं और उसके बारे में चर्चा की थी। उसी के क्रम में आगे हम आज और बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। तो इसको इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि शाश्वत गति मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन का निर्माण करना असंभव है। अर्थात ऐसी मशीन बनाना असंभव है जिसमें बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य और ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब किसी भी प्रकार की ऊर्जा नष्ट होती है तो तुल्य मात्रा की दूसरी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। या फर्स्ट नियम को इस तरीके से कह सकते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब किसी तापक क्या होता है? हीटर। तापक नाम नहीं सुना होगा आपने। तापक या उष्मक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। यह विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है? ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। जूल के प्रयोग में यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जूल एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। 4.18 × 10⁻7 अर्ग कार्य होने पर तुल्य मात्रा की ऊर्जा अर्थात 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जूल के प्रयोग में क्या बताया कि यदि 4.18 × 10⁻7 अर्ग वर्क किया जाता है तो उसके तुल्य 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कार्य करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा का रूप जो है वो बदल रहा है, लेकिन वो नष्ट नहीं की जा सकती, एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब इसका मेन पॉइंट देखते हैं अपन, प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। माना कि किसी तंत्र को ऊष्मा की क्यू मात्रा दी जाती है। किसी तंत्र को ऊष्मा की क्यू मात्रा दी गई, हीट के रूप में अपन ने उसको एनर्जी दे दी। यह ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा U1 से U2 बढ़ाती है। आंतरिक ऊर्जा की हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, U से डिनोट करते हैं। U1 का मतलब प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा और U2 का मतलब तंत्र की अंतिम अवस्था में ऊर्जा तथा पारिपार्श्विक और कार्य करने में उपयोग होती है। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी तंत्र को, किसी सिस्टम को ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देते हैं, क्यू ऊर्जा देते हैं, तो उस ऊर्जा के दो काम हैं। क्या? एक तो वो तंत्र, वह तंत्र क्या करेगा? उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, और दूसरा वो तंत्र कार्य करेगा। तंत्र कार्य जनरल वे में तंत्र कार्य करता है यदि हीट के रूप में, उसमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे प्रसार का जो कार्य है उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं। अब माना कि उपरोक्त क्यू ऊष्मा के अवशोषण से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि U1 से U2 हो जाती है, तो शेष ऊर्जा कार्य W करने में खर्च हो जाती है। ठीक है, W कार्य को W से डिनोट करेंगे। तंत्र द्वारा किया गया बाह्य कार्य, एक्सटर्नल वर्क W है। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Q = U2 - U1 का मतलब क्या है? तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ, प्लस W वर्क। देन वी कैन राइट Q = ΔU + W। हमने जो ऊष्मा दी उसके बारे में हमने ऊपर दो बात बताई थी, वही दोनों इस
इक्वेशन में लिख देते हैं डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस जो वर्क होता है, या डेल्टा यू, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। इस इक्वेशन 2 में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन है अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए इक्वेशन 2 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये मांकरण लिख दिया है, समीकरण है, समीकरण 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ऐसे लिख दिया आपने, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। जो वर्क होता है, कार्य होता है, उसको हम दाब और आयतन कार्य करते हैं, क्योंकि हम जिस तंत्र में स्टडी करते हैं, अभी तक मैंने कहीं ये नहीं बताया आपको, लेकिन जब तंत्र में स्टडी करते हैं तो हम गैस जो है उसको सिस्टम के रूप में लेते हैं और उसका जो प्रसार होता है उसकी बात करते हैं, या फिर उसका कंपेंसेशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है प्रसार, यहाँ पे तंत्र को हमने ऊष्मा दी, इसका मतलब प्रसार होता है, और प्रसार जो है उसके कार्य को हम P दाब और dV आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के रूप में लेते हैं। इसके पहले माइनस साइन लगाया है। अब ये चीज़ मैं आपको पहले पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे तंत्र को ऊष्मा दी गई और तंत्र ने कार्य किया। अब याद इसको ऐसे रखना है कि तंत्र ने कार्य किया तो उसकी ऊर्जा खर्च होगी तो माइनस में ले लेंगे, याद रखने का तरीका है। तो तंत्र यदि कार्य करता है तो कार्य को माइनस के रूप में लेंगे, नेगेटिव साइन के रूप में लेंगे, और दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, या इसको हम ये कह सकते हैं कि प्रसार का कार्य है वो माइनस साइन के रूप में लिया जाएगा हमेशा। और यदि संकुचन होता है तो उस स्थिति के अंदर कार्य को पॉजिटिव में लिया जाएगा, क्योंकि संकुचन की स्थिति में उस सिस्टम पर कार्य किया जाता है बाह्य बल के द्वारा या सराउंडिंग के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ऊर्जा अवशोषण के बारे में आपको पिछले टर्म पे बताया था, और ऊर्जा उत्सर्जन के बारे में बताया था कि Q यदि निकलती है तो नेगेटिव, और Q यदि एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव के रूप में लेते हैं, ऊष्मा को पॉजिटिव के रूप में लेते हैं। ये फर्स्ट नियम जो है उसकी डिटेल है। और इसी क्रम में हम आगे, जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी की जब बात करते हैं तो एंथैल्पी क्या होती है, अभी इस पिछले वीडियो में हमने आंतरिक ऊर्जा को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब एंथैल्पी क्या चीज़ होती है, आपने एक इक्वेशन देखी होगी, ये इक्वेशंस आपको याद होंगे, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ गिनी चुनी इक्वेशंस हैं। तो H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी लिखा जाता है, या H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि आंतरिक ऊर्जा को U के रूप में भी डिनोट किया जाता है और E के रूप में भी डिनोट किया जाता है। तो H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी लिखा जाता है। H होती है एंथैल्पी, इसको अभिक्रिया ऊष्मा भी कहते हैं, हीट कॉन्टेंट भी कहते हैं। अब एंथैल्पी को यदि अपन डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे, P और V लिखा है, उसको बोलेंगे दाब आयतन ऊर्जा, और E क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा का जो योग होता है, सम होता है, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। और जो भी ऊष्मागतिकी में रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा या पढ़ा होगा चैप्टर्स में, बिगिनिंग की क्लासेज में, कि डेल्टा H, और दैट डेल्टा H एक्सप्लेन एंथैल्पी। इसी तरीके से एक टर्म आती है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस।
नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं उनमें हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का मतलब अस्त व्यस्त होना किसी चीज़ का, मतलब पार्टिकल्स का अस्त व्यस्त होना या मॉलिक्यूल्स का होना या किसी भी थिंग्स का अस्त व्यस्त होना। एंट्रोपी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती रहती है, जिसके बारे में डिटेल हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।